चले जी हजरात, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ऑफ MA2 दैट इज माय फेवरेट, लेबर। हाँ जी, और लेबर के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द लेबर टर्नओवर। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बेसिकली क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर का टॉपिक आप MA1 के अंदर पूरा पढ़कर आए हुए हैं, बहुत डिटेल में, बहुत तसल्ली से, बहुत जज्बात पे काबू रखते हुए मैंने अच्छे से आपको MA1 का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कवर करवाया हुआ है। और अब हम आते हैं MA2 के लेबर के टॉपिक के अंदर, जिसमें दो तीन चीजें नई हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही MA1 वाला है। हाँ, अलबत्ता आपको ये बात समझनी है कि यहां पर जो एग्जामिनर है ना मेरा पुत्र, वो MA2 का एग्जामिनर है, वो MA1 का एग्जामिनर नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक टॉपिक पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्चुअली शायद वही होगा जो कि MA1 वाला है, लेकिन इसका क्वेश्चनिंग का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो MA1 का नहीं, वो MA2 का है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा ज्यादा होगा। यह बात आप समझ लें। बहुत सारे टॉपिक्स जो कि आप MA1 के दोबारा से पढ़ रहे होंगे MA2 के अंदर, वो शायद कॉन्सेप्चुअली 90 to 95% सेम होंगे, लेकिन उनकी जो क्वेश्चनिंग होगी, उसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा, वो MA1 वाला नहीं होगा, वो MA2 वाला होगा। इसका मतलब है कि थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिएगा। सब कुछ आसान नहीं होगा, सब कुछ अच्छा नहीं होगा। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन जो है आप क्या कर रहे होंगे मेरे भाई, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ये बात हम याद रखेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। चलें जी, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज लेबर टर्नओवर ऑल अबाउट। मेरा भाई, लेबर टर्नओवर इज ऑल अबाउट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर साल के अंदर, एक ईयर के अंदर, कितने पुराने लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा और उनकी जगह कितने नए लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। लेबर टर्नओवर इज दैट कि कंपनी ये कैलकुलेट करती है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर मेरे पास से कितने पुराने एम्प्लॉयज गए, कितने पुराने लेबर गए और उनकी जगह मैंने कितने नए लोगों को हायर किया। और कंपनी की ये कोशिश होती है कि उनका जो लेबर टर्नओवर है वो कम से कम हो। दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि भाई मुझे पुराने वाले बंदे को ना नहीं जाने देना, मुझे उसको रिटेन करना है, मुझे पुराने वाले बंदे को नहीं जाने देना, मुझे उसको रिटेन करना है। वो साला कमबख्त मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना सीख चुका है, वो मुझसे यूज्ड टू हो चुका है, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को जानता है। अगर वो चला गया और उसकी जगह मैं नया बंदा लेकर आया और वो बोंगा निकला तो बोंगी हो जाएगी, दोनों के साथ बोंगी हो जाएगी, आपके साथ भी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी। तो मेरे भाई मसला ये होता है कि कंपनी हमेशा ये कोशिश करती है कि वो अपने पुराने लोगों को रिटेन करे। इस वजह से आपने कॉन्सेप्चुअली भी ये चीज़ देखी होगी, प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पुराना एम्प्लॉय होता है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में नया जाऊंगा तो मुझे सैलरी दे रहे होंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा कि मैं काम का बंदा हूं और वो मुझे रिटेन करना चाह रही होगी, वो मुझे रोकना चाह रही होगी, तो दे विल प्रोवाइड मी द मल्टीपल बेनिफिट्स। वो फिर मुझे डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स देगा। लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ अरसे के बाद वो मुझे गाड़ी भी दे देगा, कुछ अरसे के बाद वो मुझे पेट्रोल भी दे देगा, कुछ अरसे के बाद हो सकता है वो मेरी इंश्योरेंस भी करवा दे, मेरा मेडिकल फ्री कर देगा, मेरी फैमिली का मेडिकल फ्री कर देगा, शायद मेरी बच्चों की एजुकेशन फ्री कर देगा। क्यों? क्योंकि ये वो इस वजह से कर रहा है ताकि ये बंदा कहीं और ना जाए, ये मेरा काम का बंदा है, मैं इससे मुनाफा कमा रहा हूं, मैं इससे प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, इसको मुझे अपने पास रोकना है। अब नए बंदे का मसला क्या है? देखो, अगर पुराना बंदा गया और उसकी जगह तुमने नया बंदा हायर रखा तो इट्स अ होल सोल प्रोसेस टू हायर अ न्यू पर्सन। और मैंने कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने पूरा होल सोल प्रोसेस रन किया और आखिर में आपको पता चला यार बोंगा हायर हो गया, अल्टीमेट बोंगा हायर हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन के डेले शेले बाहर आ जाएंगे। जो टाइम लगाया, जो खर्चा किया, सब जीरो, सब तबाही हो जाएगी। और फिर हालात क्या हो जाएंगे मेरे भाई? हालात कशीदा हो जाएंगे। दैट इज़ वाई हमारी पहली अप्रोच या हमारा पहला टारगेटेड एरिया ये होता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में पुराने लोगों को रोकें। अब आपने कहा कि सर नए लोगों की कॉस्ट क्या है? चलो आओ इस पर हम ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मान ले एक पुराना बंदा ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला गया, अब मुझे एक नया बंदा हायर करना है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास वैकेंसी है? लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह खाली हुई है जहां पर अब मुझे एक बंदे को हायर करना है? तो मेरे भाई उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं करूंगा एडवर्टाइजिंग। उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट होगी।
ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर दी, तुमने बता दिया। फॉर एग्जांपल तुमने एडवर्टाइजमेंट में कहा कि भाई मेरे पास जो है ना वो एक फाइनेंस मैनेजर की जगह खाली है और फाइनेंस मैनेजर के लिए वी नीड ACCA क्वालिफाइड पर्सन फॉर एटलीस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 6 to 7 years। मुझे एक ACCA क्वालिफाइड बंदा चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई के पास मिनिमम। लेकिन हम हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कौन चाहिए, हमें बस ये फर्क पड़ता है कि हमारे पास क्या है। हमने भाई CV डालनी ही डालनी है। इसका मतलब यह है कि दूसरी जो कॉस्ट इनकर्ड होती है ना, दैट इज CV सॉर्टिंग। भाई ये हम सबका सबसे पुराना मसला है कि एक दफा एजुकेशन कंप्लीट होती है, आप टाइम लगाकर बैठ के मस्त करके एक बहुत ही तबाहकुन और जालिम CV बनाते हैं। CV बनाने के बाद भाई ने प्रिंट निकाला, फोटोकॉपी वाले के पास गया और उसको बोला इसकी 4000 फोटोकॉपी कर दे। अब आपने 4000 फोटोकॉपी करके ना गाड़ी की डिग्गी में रख ली, सुबह निकले, सुबह 9 बजे नाश्ता करके निकले और हर ऑफिस में जाकर जो है ना वो सीवियां बांट रहे हैं, 1 में 2 में 3 में 4 में 6 में 8 में 10 में, सब में सीवियां बांट दी। सिग्नल पे खड़े हुए सीवियां बांट रहे हैं, शादी में गए अंकलों को सीवियां दे रहे हैं, बर्थडे पार्टी में गए सीवियां दे रहे हैं, फ्लैट में हर फ्लोर पे जाकर जो है ना वो CV देकर जा रहे हैं कि भाई नौकरी लगवा दो। ओ भाई, नौकरी करने का तरीकाकार होता है, जॉब का तरीकाकार होता है। फिर आप जिन ऑर्गेनाइजेशन में CV देकर गए आए हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको कॉल करेंगे। ओ भाई, तुमने उनसे ये पूछा कि जो मैं CV देकर जा रहा हूं तुम्हारे पास कोई जगह खाली है? अब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जगह ही खाली नहीं है, तुम उसको CV देकर आ गए हो, तो वो तुमसे कॉल पर हालचाल थोड़ी पूछेगा, वो तुम्हें कॉल उस वक्त करेगा जब उनके पास जगह खाली होगी। तो पर्टिकुलरली होता बेसिकली ये है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स भी और मल्टीपल लोग गलती ये करते हैं कि जो एप्लीकेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट आई हुई होती है ना कि हमें इतनी क्वालिफिकेशन और इतनी एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारे लोग वो भी अपनी CV वहां पर ड्रॉप कराते हैं जो कि उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे होते। यार, कंपनी ने अगर क्राइटेरिया रखा है, अरे तो पुत्र कुछ सोच के रखा होगा ना यार। अब तुम अगर उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हो और तुम CV डालकर आ गए हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंपनी तुम्हें बुलाएगी, तो यार ऐसा थोड़ी होता है, ये काम थोड़ी है करने का। इस वजह से हमें फिर एक बंदा बिठाना पड़ता है जो कि उन CVs की क्या करेगा, सॉर्टिंग करेगा, जो ये चेक करेगा कि कौन सी CV हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है, वो ये देखेगा। फिर जब सॉर्टिंग हो जाएगी तो भाई उन सबको फिर मैं बुलाऊंगा किसके लिए? हाँ, टेस्ट के लिए। फिर वो टहलते हुए आएंगे, इस तरह से मस्त माहौल में टहलते हुए आएंगे, टेस्ट देंगे। टेस्ट वेस्ट देकर जो टेस्ट क्लियर कर लेगा उसको फिर मैं किसके लिए बुलाऊंगा? इंटरव्यू के लिए। उसको फिर मैं किसके लिए बुलाऊंगा? इंटरव्यू के लिए। अच्छा, अब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें इंटरव्यू भी 2-2 3-3 होते हैं। पहले HR वाला लेगा, फिर HR वाले के बाद मैनेजर लेगा, फिर ऊपर वाला पार्टनर या डायरेक्टर इंटरव्यू लेगा। अब आप समझ रहे हैं, इस सब पे खर्चा हो रहा है पुत्र। एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होगा, तुम्हारी CV सॉर्टिंग पे खर्चा होगा, टेस्ट, किसी से टेस्ट पेपर बनवाओगे, तुम्हारे टेस्ट चेक होंगे, एप्लीकेंट्स जो आएंगे उनको कहीं बिठाओगे, पानी शानी पिलाओगे, AC चलाओगे, पेपर वेपर दोगे, इस सब पे खर्चा होगा। फिर तुम उसके 2 या 3 इंटरव्यू लोगे, उस पर तुम्हारा खर्चा होगा। इन सब के बाद अगर बोंगा आ गया तो काम उतर गया। अगर एक ऐसा बंदा हायर हो गया जो कि शदीद बोंगा है और या तो उसको काम करना नहीं आता है या उसके जिंदगी के दूसरे बड़े मसाइल हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की ये जो सारी कॉस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ये सारा खर्चा है, वो डूब जाएगा। इस वजह से कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पुराना बंदा जा रहा है उसको किसी तरीके से रोक लें, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि वो रोकने के काबिल है या नहीं है। एक पुराना ही बोंगा है और वो कह रहा है मैं जा रहा हूं, मैं बोलूंगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जा मेरा भाई, अभी जा। ठीक है, पुराना वाला बंदा काम का था, आपको लगता है कि नहीं यार बंदा चीता है, तो रोक लो, थोड़े बहुत पैसे बढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, पर रोक लो। नए बंदे का रिस्क ना लो, इतनी सारी कॉस्ट आएगी। फिर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा देख, साडा दिल वड्डा है, हम ये कॉस्ट इनकर्ड करने के लिए तैयार हैं, हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 2 ऐसी चीजें हैं जिसका नेमो बदल नहीं है, जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। उसमें से पहला क्या है मेरे भाई? उसमें से सबसे पहला है एनवायरनमेंट और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लर्निंग कर्व का। सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी चीज से डर रही है ना, वो ये 2 चीजें। क्योंकि देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीकाकार अलग होता है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर करके चीते हो गए, अब आप जा रहे हैं एक जगह पर
और वहां पर जाकर ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि यार वहां का जो काम करने का तरीकाकार है, वहां का जो काम करने का एनवायरमेंट है वो डिफरेंट है। आप समझ रहे हैं ना? आपने कभी ना कभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज जज की होगी कि आप एक जगह पर रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर का एक एनवायरमेंट है, आप जब अपने घर से किसी और के घर में जाएंगे तो उनका एनवायरमेंट डिफरेंट होगा, तो वहां पर एडजस्ट होने में इट विल टेक टाइम। और ये भी हो सकता है तुम एडजस्ट ही ना हो, तो बोले यार ये तो एनवायरमेंट ही मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने नहीं रहना, मैंने नहीं रहना, ये कह सकते हो। मैंने नौकरी नहीं करनी, ये कैसे कहोगे? फड्डा हो जाएगा, पंगा हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि यार हर जो नया बंदा मैं हायर करूंगा ना, जरूरी नहीं है वो मेरे एनवायरनमेंट में सूट करे, वो मेरे एनवायरनमेंट में सेटल डाउन हो जाए। इस वजह से पर्टिकुलरली आपको ये चीजें देखनी पड़ती हैं कि अगर वो बंदा आपके एनवायरनमेंट में सेट नहीं हुआ तो मसला। लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व कहते हैं मेरा पुत्र एक्सपीरियंस को। लर्निंग कर्व किसको कहते हैं? एक्सपीरियंस। पुराना वाला बंदा काम सीख चुका था, वो गलतियां कर करके काम सीख चुका था, अब वो गलतियां नहीं करता, वो चीता होके पागल होके जंगल में जा चुका था, उसको मैं जो काम देता था वो सेकंडों में मिनटों में फोड़कर बाहर आ जाता था। नए बंदे को काम सिखाना पड़ेगा। हाय अल्लाह मियां, ट्रेनिंग कॉस्ट, उसको काम सिखाना पड़ेगा कि भाई काम को करने का तरीकाकार क्या है, ये एक अलग खर्चा है। और फिर वही वाली बात है ना, सब कुछ करने के बाद बोंगा निकला तो हालात कशीदा। तो इस वजह से लर्निंग कर्व का मतलब है कि पुराना वाला बंदा पहले काम सीख चुका था, अब नया बंदा आएगा, फिर से उसको ट्रेन करेंगे, वो हल्के हल्के काम करना शुरू करेगा, वो वही वाली गलतियां करेगा जो कि पहले वाला कर करके सीख चुका था। अब ऑटोमेटिकली आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। देखो ना, मैं हूं, आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स। लास्ट 16 ईयर्स से अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे किसी भी टॉपिक को अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू स्टार्ट टीचिंग नाउ, तो तुम्हें पहले उस टॉपिक को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। मुझे टॉपिक्स के सवाल याद हैं, मुझे टॉपिक्स की चीजें याद हैं, मुझे टॉपिक्स के एग्जाम किट के क्वेश्चन याद हैं, मुझे पेपर पैटर्न याद है, आई हैव नो एवरीथिंग। लेकिन आप अगर आज टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको इस लेवल पर पहुंचने के लिए 8-10 साल चाहिए होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहा हूं और मैं वहां से चला जाता हूं और उसकी जगह आप आ जाते हैं, तो आप जो काम सीख रहे होंगे मैं ऑलरेडी सीख चुका हूंगा। आपका जब 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, मेरा 26 साल का हो जाएगा। आप नई चीजें लाएंगे, मैं उससे नई चीजें इजाद कर दूंगा। तो कंपनी डरती है, कंपनी कोशिश ये करती है कि जो काम का बंदा है उसको हम रिटेन करें। तो आपने कहा सर जब हम रिटेन करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि क्या लेबर टर्नओवर जीरो हो गया? ना मेरा पुत्र, लेबर टर्नओवर जीरो कैसे हो सकता है? पूरे साल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिटायर हो रहे होंगे, वो जाएंगे, उनकी जगह नए लोग आएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे काम के नहीं होंगे, बट ठीक है, मैं खुद भी साला तंग होऊंगा उनसे। मैं खुद भी अल्लाह मियाँ से हर नमाज में दुआ कर रहा हूँ कि भाई अल्लाह मियाँ चला जाए चला जाए, चला खुद ही नौकरी छोड़ दे, हम ना निकालें। तो अगर ऐसे बंदा कोई जा रहा होगा तो हम उसको भी कहेंगे जी 100 बिस्मिल्लाह चले जाओ। कुछ रिटायर हो गए, कुछ वैसे ही चले गए जो हमारे काम के नहीं है, कुछ बेचारे मरा जाएंगे, कुछ ट्रक के नीचे आ जाएंगे, किसी को कोई और दूसरा मसला हो जाएगा। तो यार देखो, जीरो नहीं हो सकता, हर साल कुछ ना कुछ लोग जाएंगे। आप कोशिश करें कि आप काम के बंदों को रोक सकें। तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि हर साल अपना लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। आप अपना हर साल लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज रिप्लेसमेंट्स divided by average number of employees into 100। बेसिकली लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब इसमें रिप्लेसमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट का मतलब है कि कितने पुराने लोग गए, उनकी जगह, जो पुराने लोग गए हैं उनकी जगह जो तुमने नए बंदे रखे, पुराने लोगों की जगह जो तुमने नए बंदे रखे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर रिप्लेसमेंट। उससे हम पर्टिकुलरली किसका नाम देंगे? उससे हम रिप्लेसमेंट का नाम दे रहे होंगे। डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। मेरा भाई एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओपनिंग एम्प्लॉइज प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉइज डिवाइडेड बाय 2। सही भाई, इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का फॉर्मूला है ओपनिंग एम्प्लॉइज प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉइज डिवाइडेड बाय 2। देखो ये बात याद रखो कि MA2 के अंदर जो है ना, वो कैलकुलेशन की एनालिसिस नहीं है, वो फॉर्मूलों की एनालिसिस नहीं है,
मतलब एग्जामिनर तुम्हें ये नहीं कहेगा कि भाई लेबर टर्नओवर की अमाउंट निकाल कर दे दी और वो तुम्हें कह रहा है कि आप मुझे बताएं कि लेबर टर्नओवर कंपनी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, तो ये नहीं होगा। फिलहाल हमारे पास MA2 के अंदर सिर्फ इतना है कि वो तुमसे लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करवाएगा। अब तुम्हें क्या याद रखना है कि लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या है। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। रिप्लेसमेंट मैंने तुम्हें बता दी कि जो पुराने लोग गए हैं उनकी जगह जो तुमने नए लोगों को हायर किया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर रिप्लेसमेंट। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का फॉर्मूला निकलेगा, दैट इज ओपनिंग एम्प्लॉइज प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉइज डिवाइडेड बाय 2। कंपनी की कोशिश ये होती है कि लेबर टर्नओवर एटलीस्ट सिंगल फिगर्स में हो। उनकी कोशिश ये होती है कि लेबर टर्नओवर 10% से कम हो, सिंगल फिगर्स में हो, तो आपके लिए फिर भी फायदेमंद है। लेबर टर्नओवर की परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपके लिए नुकसानदेह है। लेबर टर्नओवर की परसेंटेज जितनी कम होगी उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। तो आए हम इसके सवाल सॉल्व कर लेते हैं। चलें जी स्टूडेंट्स, लेबर टर्नओवर का टॉपिक हम पढ़कर आ चुके हैं और अब हम जरा उसके सवाल देख लेते हैं। वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ना सारी चीज़ें कैलकुलेटेड आपको दी हुई हैं और आपने सिर्फ उसे फॉर्मूले में अप्लाई करके जो है ना वो आंसर कैलकुलेट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल सवाल क्या कह रहा है, अ कंपनी रिप्लेस 20 एम्प्लॉइज एंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर 150। देखो ना, लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला हम क्या पढ़कर आए हैं, लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला हम पढ़कर आए थे रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब फिलहाल उसने सवाल में आपको दोनों चीज़ें दे दी है, उसने रिप्लेसमेंट भी दे दी है, 20 एम्प्लॉइज़ की रिप्लेसमेंट है और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ भी दे दिए हैं, दैट इज़ 150। तो आए ज़रा इसको फॉर्मूले में रख लें। मैंने कहा जी इसका फॉर्मूला सिंपल सा लग जाएगा, दैट इज़ रिप्लेसमेंट कितनी थी मेरे भाई, मैंने कहा जी रिप्लेसमेंट थी सर 20 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे 150 मल्टीप्लाई बाय 100। हाय हाय हाय, क्या बेहतरीन काम हो गया। आपने कहा सर ज़िंदगी सफल हो गई हमारी। तो 20 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा 13.33%। ठीक हो गया, ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये बात आप याद रखें, मैं आपको दोबारा से बताता चला जाऊं कि MA2 के लेवल पर फॉर्मूलाज की एनालिसिस एग्जामिनेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि लेबर टर्नओवर की वैल्यू कैलकुलेट करके, ही विल नॉट गोना आस्क यू कि भाई मुझे बताएं कि ये लेबर टर्नओवर कंपनी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। सही ना, उसने ये टास्क लेकर नहीं आना, उसने ये सवाल पूछना भी नहीं है आपसे। असल जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिकली हमारे पास MA2 के अंदर लेबर टर्नओवर की परसेंटेज कैलकुलेट करना है, जो कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, दैट इज 13.33। ठीक है ना, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ये बेसिक टारगेटेड एरिया है जो हमें कैलकुलेट करना है। उसके अलावा जो भी है ना वो एनालिसिस नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता मैं आपको ये बताता जाऊं कि कंपनी की कोशिश ये होती है कि उनका जो सालाना लेबर टर्नओवर है ना, दैट मस्ट बी इन अ सिंगल फिगर, यानी कि दैट मस्ट बी लेस देन 10%। ठीक है ना, वो उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि यार ये 10% से नीचे ही हो, ये 10% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन स्टिल उनकी कोशिश पर्टिकुलरली ये होती है। ठीक है मेरा भाई, अब आ जाओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 पर। बेहतरीन और जालिमाना तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अ कंपनी हैज़ 4000 एम्प्लॉइज एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, 4000 एम्प्लॉइज एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। फिर उसने कहा जी ड्यूरिंग द पीरियड दे टर्मिनेटेड 500 एम्प्लॉइज विच वर रिप्लेस्ड बाय 300 न्यू एम्प्लॉइज, रिप्लेस बाय 300 न्यू एम्प्लॉइज। मेरे भाई तो ये जो 300 है ये तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपने कहा सर ये जो 300 है दैट विल बी कंसिडर्ड एज आर रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला में जाके क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा जी अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूं तो मैंने रिप्लेसमेंट में लगा दिया 300 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, अब सवाल में मसला ये है कि मेरे पास सवाल में जो है ना वो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है ना वो गिवन नहीं है। सही ना, सवाल में मेरे पास एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे सवाल में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या करना होगा, मुझे सवाल में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैलकुलेट करना होगा। मैंने कहा जी आए चल दें, मैंने यहाँ लिखा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा मेरे भाई, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का फॉर्मूला क्या था, पढ़कर आया है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का फॉर्मूला था ओपनिंग एम्प्लॉइज प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉइज डिवाइडेड बाय 2।
अच्छा अब देखो ओपनिंग एम्प्लॉयज तो सवाल में गिवन है, दैट इज 4000, ठीक है ना, इस पर तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा जी ओपनिंग एम्प्लॉयज गिवन है दैट इज 4000 प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉयज डिवाइडेड बाय 2। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास सवाल में क्लोजिंग एम्प्लॉयज गिवन नहीं है, यानी कि क्लोजिंग एम्प्लॉयज भी मुझे क्या करने पड़ेंगे। मैंने कहा जी क्लोजिंग एम्प्लॉयज भी निकालने पड़ेंगे, तो मैंने कहा चले आए निकालते हैं। तो मैंने कहा जी क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, साल के शुरू में कितने एम्प्लॉयज थे। मैंने कहा जी साल के शुरू में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे ना दैट वाज 4000। साल के शुरू में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे 4000, और साल के दरमियान मैंने निकाले कितने 500, रखे कितने 300। तो मेरे भाई जितने निकाले वो माइनस 500 माइनस, जितने रखे वो प्लस 300 प्लस। तो आपके पास क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगे, दैट विल बी 3800। ये क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा यहाँ पे 3800। फॉर्मूले में अप्लाई करके इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3900। ये 3900 जाएगा यहाँ पर और सॉल्व हो जाएगा। और आंसर आ जाएगा 7.69%। सिंपल सी कहानी है जो मैंने आपको सुनानी है और मैंने आपको सुना दी है। ठीक हो गया मेरे भाई, और क्लियर है। हमने सबसे पहले रिप्लेसमेंट में देखा हमारे पास 300 एम्प्लॉयज़ थे, और फिर उसके बाद हमें एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए था, जिसका फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा कर आया था लेक्चर के अंदर, दैट वाज ओपनिंग एम्प्लॉयज़ प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग एम्प्लॉयज़ वाज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वाज 4000, क्लोजिंग एम्प्लॉयज़ नहीं थे, तो मैंने कहा जी क्लोजिंग एम्प्लॉयज़ हम निकाल लेते हैं। क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए मैंने लिए ओपनिंग एम्प्लॉयज़, इसमें से जितने एम्प्लॉयज़ मैंने निकाले वो मैंने माइनस कर दिए 500, जितने रखे वो मैंने प्लस कर दिए 300। तो क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि साल के आखिर में मेरे पास जो हेड काउंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दैट विल बी 3800। इस 3800 को मैं यहाँ फॉर्मूले में लेकर गया, अल्टीमेटली आया 3900। 3900 को मैंने फॉर्मूले में अप्लाई किया तो मेरे पास लेबर टर्नओवर आया 7.69 का। ठीक हो गया भाई, मेरे पास लेबर टर्नओवर आ गया 7.69 का। आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2। मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। अ कंपनी हैज 7000 एम्प्लॉयज एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड एंड ड्यूरिंग द पीरियड दे टर्मिनेटेड 2000 एम्प्लॉयज एंड रिक्रूटेड 2500 न्यू एम्प्लॉयज। सही ना, वही वाली कहानी है। स्टार्ट में कितने थे मेरे भाई, 7000 लोग थे आपके पास, आपने साल के दरमियान 2000 निकाले और 2500 उनकी जगह आपने रिक्रूट कर लिया। यानी कि जो 2500 है ये आपका क्या माना जा रहा होगा, ये 2500 जो है ना वो पर्टिकुलरली आपका माना जा रहा होगा द रिप्लेसमेंट्स। तो मैंने इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। मैंने कहा जी रिप्लेसमेंट्स में आ जाएगा 2500, 2500 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, जो अगेन मेरे पास नहीं है, मुझे निकालना होगा। मैंने कहा जी एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ओपनिंग एम्प्लॉयज़ कितने थे, अगेन हम पढ़कर आए सवाल में 7000, निकाले कितने, सॉरी एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए ओपनिंग एम्प्लॉयज़ थे 7000, और क्लोजिंग एम्प्लॉयज़ में मेरे पास क्या था मेरे भाई, क्लोजिंग एम्प्लॉयज़ में मेरे पास थे, अच्छा क्लोजिंग एम्प्लॉयज़ मुझे निकालने थे, आ जाए ज़रा क्लोजिंग एम्प्लॉयज़ निकाल लेते हैं। मैंने कहा जी क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, सही ना, क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हम निकाल लेंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। प्लस डिवाइडेड बाय 2, क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विल बी ओपनिंग एम्प्लॉयज़ 7000, निकाले कितने 2000, रखे कितने 2500, तो ये हो गए 7500। 7000 प्लस 7500 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 7250। इसको हम यहाँ ले आएंगे 7250 को, तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया मेरे भाई, 2500 डिवाइडेड बाय 7250 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट विल बी 34.48।
इट विल बी 34.48। ठीक हो गया, सिंपल सी कहानी है, जो अगेन मैंने आपको सुनानी थी वो मैंने आपको सुना दी है। ठीक है जी, तो लेबर टर्नओवर के अंदर बेसिकली इतना ही था। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत तोप चीज़ इसमें, बहुत तोप साइंस इसमें नहीं है। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड।